हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एच। आज 27 सितंबर 2024 का द हिंदू एनालिसिस देखेंगे हम। फ्रंट पेज पर सबसे पहले न्यूज आई हुई है लेबनान से। लेबनान में जितने भी भारतीय हैं वो अभी फंसे हुए हैं, उनको भारत सरकार ने एडवाइस दिया है कि वह जल्दी से जल्दी लेबनान को छोड़ दे, लेबनान से चले जाए। और इस पर निकलने के लिए भारत सरकार जो है विचार कर रही है कि नौसैनिक नेवल इवैक्यूएशन करें, नौसेना मतलब जहाज के द्वारा भेज के भारतीयों को वापस बुलाया जाए। इस पर अभी विचार चल रहा है, अभी कोई ऑपरेशन डिक्लेयर ऑफिशियली नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डाटा दिखा रहा है कि लेबनान में जो है कम से कम अभी 3,000 के आसपास भारतीय है वहाँ पर। और लेबनान में अभी संघर्ष की स्थिति है, हिजबुल्लाह और इजराइल आपस में संघर्षरत है, तो इस कारण कंडीशन लेबनान की ठीक नहीं है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एग्ज़ाम पॉइंटों से रिलेटेड है कि जो 2006 में भी एक बार लेबनान और इजराइल के बीच में जब संघर्ष छिड़ा था, तब भारत सरकार ने वहाँ पर ऑपरेशन सुकून, आप ध्यान रखेंगे, ऑपरेशन सुकून चलाया था, जिसमें कि 12,000 जो भारतीय थे उनको लेबनान से बाहर निकाला था। तो आप ध्यान रखेंगे ऑपरेशन सुकून। इसके अंतर्गत श्रीलंका के भी कुछ नागरिक थे, उनको भी बाहर निकाला था, ऐसा नहीं था फुली इंडियन। तो आप देख सकते हैं ऑपरेशन सुकून ऑल्सो रेस्क्यू नेशनल फ्रॉम अदर कंट्रीज सच एज श्रीलंका। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि दूसरे देश के भी नागरिकों को ऑपरेशन सुकून के तहत बचाया गया था। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। साथ ही यहाँ पर टर्म यूज हुआ है L69G4, इनको आपको ध्यान में रखना होगा। L69 जो है इसको लिस्ट 69 भी कह सकते हैं, लिस्ट ऑफ 69 कंट्रीज, मतलब कि जो 69 देश है, डेवलपिंग कंट्री है, चाहे वो एशिया के हो, चाहे वो लैटिन अमेरिकी हो, चाहे वो अफ्रीकन हो, उन सभी का एक ग्रुप है जो कि यूएनएससी, आप जानते हैं यूएनएससी, आप यहाँ पर देख सकते हैं यूएनएससी के बारे में लिखा है यूएनएससी। इसमें रिफॉर्म्स की बात करती है ये ग्रुप, ठीक है। लिस्ट ऑफ 16 जो डेवलपिंग कंट्री अभी जो विकासशील अवस्था में है और वो यूनाइटेड नेशन में सुधार की बात करते हैं, तो उनका एक ग्रुप है L69, इसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है। इसी प्रकार से G4 कंट्रीज है, आपको ध्यान रखना है G4 अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता रहा है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन है? इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी एंड जापान, जो कि किस लिए जाने जाते हैं? क्योंकि ये यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप चाहते हैं और उसकी सुधार करने का मांग रखते हैं। तो आपको ध्यान रखना है L69G4, इस तरीके की ग्रुपिंग आपको पता होना चाहिए किसमें कौन आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अदर प्लूरिलेटरल ग्रुपिंग सच एज L69 एज C10 आल्सो ही कोड दीज कॉल्स। ये सब भी C10 भी जो है 10 कह सकते हैं कि अफ्रीकी कंट्रीज जो है उनका एक समूह है, संगठन है वो भी। और L69 और G4 ये सबका सब एजेंडा क्या है? यूएनएससी में सुधार करना, जो कि आउटडेटेड हो चुका है, उसको रिफॉर्म करने की बात ये लोग करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे जो विदेश मंत्री है वो G4 की मीटिंग में अपने समकक्ष के साथ खड़े हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं C10 जो है ग्रुप ऑफ 10 अफ्रीकन कंट्रीज इंकरेज्ड बाय द फर्स्ट एवर जॉइंट, ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। C10, L69, G4 इस तरीके की ग्रुपिंग वर्ल्ड लेवल पे चल रही है, तो इसको हमें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ की ओर हम आगे बढ़ते हैं। साथ ही यहाँ पे CDSCO के बारे में आया है, क्योंकि इन्होंने एक सर्वे या कह सकते हैं कि सैम्पलिंग की जांच करी थी। आपको पता है निगरानी और जांच करना इस CDSCO के अंतर्गत आता है। और इन्होंने पाया कि जो 50 से ज़्यादा जो दवाइयाँ थी वो अपने मानक में फेल हो गई, मतलब ठीक नहीं पाई गई। सैंपल ऑफ ओवर 50 ड्रग्स नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, मतलब उनकी क्वालिटी मेंटेन नहीं थी, जिसमें आप दवाइयों के नाम भी लिखे हुए हैं, यहाँ पर उनकी कंपनियां भी लिखी हुई जिसमें बनाई गई है। जैसे आप देख सकते हैं यूज पैरासीटामोल, पैन डी, कैल्शियम, विटामिन D3 सब थे। और इनके जो कंपनी से जुड़े हुए थे जैसे हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स, एल्केम लैबोरेटरीज, हेटेरो लैब्स, इन सब का जो भी सैंपल लिया गया था वो फेल हो गया। तो हमें ध्यान रखना है कि CDSCO जो बॉडी है उसको हमें ध्यान रखना है कि ये जो है भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, आपको ध्यान रखना उसके अंतर्गत आता है। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1940 का एक एक्ट है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट कह सकते हैं हम उसको, कॉस्मेटिक्स एक्ट, ठीक है, ये 1940 का है। इसके तहत इसकी स्थापना हुई है CDSC को। ये एक सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि दवाइयों
की का रजिस्ट्रेशन, दवाइयों का मानक निर्धारण, उन पर निगरानी करना, है ना, उसकी उपलब्धता है करना, इस तरीके की चीज़ें जो भी मेडिकल क्षेत्र में दवाइयों ड्रग्स से रिलेटेड है उस पर कंट्रोल करना किसका अधिकार होता है? CDSCO का। ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है? आपको ये ध्यान रखना है। कब ये स्थापित हुआ, किस एक्ट के तहत है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। साथियों यहाँ पे बताया गया कि जो 28 सितंबर है वो वर्ल्ड रेबिस डे मनाया जाता है यहाँ पर। तो आपको पता होगा, और रेबिस जो है जानवरों के काटने से होता है। यहाँ कुत्ता दिखाया गया है, स्ट्रे डॉग्स वगैरह जो होते हैं वो अगर बाइट कर लेते हैं तो रेबिस का खतरा बढ़ जाता है अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया जाए। तो आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड रेबिस डे जो है 28 सितंबर को मनाया जाता है। और यहाँ पर इंडिया की स्थिति भी बताई गई है कि इंडिया की क्या स्थिति है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, रेबीज इन इंडिया एज ऑफ 2021 कॉज 59,000। देख सकते हैं डेथ्स जो है 2021 में जो है लगभग 60,000 समझ लीजिए कि डेथ जो हुई है वो रेबीज के कारण हुई है, जो कि 33% ऑफ ग्लोबल टोटल, मतलब दुनिया में जितनी भी डेथ होती है उसमें भी 33% जो है अकेले भारत में हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत में जो है रेबीज को काफ़ी ज़्यादा खतरा है रेबीज का। 96% ऑफ दीज फैटेलिटी रिजल्टेड फ्रॉम डॉग बाइट्स, मतलब इसमें भी जो रेबीज, क्योंकि रेबीज अन्य कई जानवरों के काटने से भी हो सकता है लेकिन डॉग्स का इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। आप देख रहे हैं कि 96% ऑफ दीज फैटेलिटी रिजल्ट फ्रॉम डॉग बाइट्स, हाईलाइट द अर्जेंट नीड फॉर इम्प्रूव्ड रेबीज कंट्रोल एंड ड्रग वैक्सीनेशन फ्रॉम टू प्रोग्राम्स टू प्रिवेंट दिस प्रिवेंटेबल डिजीज। मतलब इसको हम प्रिवेंट किया जा सकता है अगर वैक्सीनेशन का सही से कार्यक्रम चलाया जाए, क्योंकि पता है आपको डॉग वैक्सीनेशन प्रोग्राम होता है, उसको अगर सही से किया जाए क्रियान्वित तो ये सफल हो सकता है, ऐसा बताया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। यहाँ पर साथियों आर्टिकल में देखते हैं, यहाँ पर जो पहला आर्टिकल है वो MK स्टालिन जो चीफ मिनिस्टर है तमिलनाडु को उन्होंने लिखा है। तो आप जानते हैं कि जो मुख्यमंत्री वो राजनीतिक ही होते हैं, तो यहाँ पर बेसिकली राजनीतिक ही न्यूज़ था इसमें। तमिलनाडु की जर्नी, तमिलनाडु का इतिहास से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी सब उन्होंने बताने का प्रयास किया है, लेकिन हमने इसके अंदर से एक स्टेट की भूमिका और उसकी क्या क्या चीज़ें हैं हमने निकाल ली है, ताकि कल को हम एग्जाम वगैरह में इसका प्रयोग कर सकें। हमें पता होना चाहिए कि जो तमिलनाडु है वो अभी कहाँ पे स्टैंड बाई करता है, इसलिए हमने इसको भी कवर किया है। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे हमारे इन्फॉर्मेशन चीज़ मिली है, ये मिली है कि तमिलनाडु इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन टू इंडिया GDP, अकाउंटिंग फॉर नियरली 9% ऑफ द नेशन का टोटल आउटपुट डिस्पाइट हैविंग जस्ट 6% ऑफ द पॉपुलेशन। बता रहा है कि जो भारत की पॉपुलेशन है उसमें तो 6% का योगदान रखता है, भूमिका रखता है तमिलनाडु, जबकि जो नेशन का आउटपुट है उसमें जो आउटपुट देता है वो 9% के आसपास अपनी भागीदारी निभाता है GDP में। ठीक है, तो GDP में सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर बताया गया है तमिलनाडु को। तो आप ध्यान रखें तमिलनाडु के बारे में। फिर हम और चीज़ें देखते हैं तमिलनाडु से जुड़े हुए जो फैक्ट्स है कि तमिलनाडु अकाउंट्स फॉर 35% ऑफ द कंट्री ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट, मतलब 35% जो निर्यात है ऑटोमोबाइल सेक्टर का वो देश का, वो कौन करता है? तमिलनाडु करता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि तमिलनाडु में क्या है, ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है काफ़ी अच्छा डेवलप कर रखा है। द स्टेट ऑटोमोटिव इकोसिस्टम, ऑटोमोबाइल आप समझते हैं ये जो परिवहन के साधन होते हैं गाड़ी वगैरह, इसमें जो भी कार बाइक सब, ये तो ये ऑटोमोबाइल सेक्टर है, इसमें एक अच्छा खासा इकोसिस्टम बना हुआ है तमिलनाडु में, ये आप समझ सकते हो। हाउसिंग ग्लोबल जायंट सच एज हुंडई, डैमर, रेनॉल्ट, निसान, BMW सब देख रहे हैं गाड़ियों के नाम है। तो ये बताया जा रहा है कि इन सब में बहुत अच्छा नेटवर्क है, कहाँ पर? तमिलनाडु में। इसके अलावा और क्या चीज़ दिया है ऑथर ने, उन्होंने बताया कि कंट्रीब्यूटिंग 33% ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट सर्विस ग्लोबल ब्रांड सच एज एप्पल, डेल, HP, सैमसंग, गूगल पिक्सल। ये भी देख सकते हैं आप 33% के आसपास जो है जो भी इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट होता है वो कहाँ से होता है? तमिलनाडु से हो सकता। तो आप ध्यान रखेंगे सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन GDP में, फिर उसका 35% ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट, 33% इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट। ठीक है ना, तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो आपको कहीं भी यूज करना आसान होगा। इसके अलावा और जो हमें काम की लगी द हार्ट ऑफ तमिलनाडु सक्सेस इट्स यूनिक मॉडल, उन्होंने बताया कि यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मॉडल ऑफ गवर्नेंस बताया कि यहाँ पर जो शासन व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छा है, ऑफन रेफर्ड एज द द्रविडियन मॉडल को फॉलो करता है। दिस अप्रोच लेज एन इम्फेसिस सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी वृद्धि, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब संसाधनों का समतापूर्ण वितरण,
ये सब बातें इन्होंने बताई है, तो आप ध्यान रखें ये टर्मिनोलॉजी है, सोशल जस्टिस, इंक्लूसिव ग्रोथ, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इन तीनों पॉइंट का भी आप ध्यान रखें। मेंस के आंसर राइटिंग में ऐसे ही आपको शब्दों का प्रयोग करना होता है। इट इज़ अ मॉडल दैट इंश्योर दैट इकोनॉमिक ग्रोथ इज ऑल्सो अबाउट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल सिटी। ये मॉडल जो है क्या इंश्योर करता है कि आर्थिक वृद्धि के साथ साथ लोगों के जो हमारे नागरिक हैं उनको भी लाइफ में क्वालिटी इम्प्रूव हो। एक तो ये बात बताई। फिर लास्ट में यहाँ पर हम देखते हैं, उन्होंने बताया कि जो हम लीड जो है तमिलनाडु वो एजुकेशन से लेके हेल्थ सेक्टर सब में कर रहा है। द हाईएस्ट ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो बताया कि आप जानते हैं ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो जो हायर एजुकेशन में है, मतलब रजिस्ट्रेशन कराना, एडमिशन पढ़ने का लेना, उसको ही ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो करते हैं, इनरोलमेंट कराना। हायर एजुकेशन मतलब यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज वगैरह में, तो हायर एजुकेशन एट 47% बताया है, यानी हाईएस्ट ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन एट 47%, मतलब देख रहे हैं कितना ज़्यादा है। एंड एन एस्टाउंडिंग 42% ऑफ इंडियाज रजिस्टर्ड वुमेन वर्कफोर्स इन फैक्ट्रीज आर एम्प्लॉयड इन तमिलनाडु। आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, बताया गया है कि काफ़ी चौंकाने वाला आंकड़ा है कि 42% जो भारतीय महिला रजिस्टर्ड है कार्यबल में और फैक्ट्रियों में है, उसमें से 42%, 100 में से 42% जो है अकेला तमिलनाडु से है। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा दिया गया है यहाँ पर, ये भी देख सकते हैं आप। तमिलनाडु का जो रोल है इंडिया जीडीपी में, इंडियन डेवलपमेंट में, ये सब ने आप देख सकते हैं। इसके अलावा लास्ट में तमिलनाडु इज आल्सो एट द फोर फ्रंट ऑफ इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब कि जो नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में जो क्रांति चल रहा है उसमें भी तमिलनाडु आगे बढ़कर भूमिका निभा रहा है। उन्होंने बताया कि 57% ऑफ इट्स इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, जो भी इनका इंस्टॉल्ड मतलब पहले से स्थापित क्षमता है रिन्यूएबल एनर्जी का, वो 57% रिन्यूएबल सोर्सेज से आ रहा है, मतलब नवीकरणीय स्रोतों से आ रहा है। द स्टेट जोग्राफिकल एडवांटेज दैट इंक्लूड एबंडेंट, आपको पता है जो स्टेट की जोग्राफी भौगोलिक स्थिति है वो ओशन है उसके पास में ही है, तो विंड है वहाँ पे, सोलर है, ऑफशोर एनर्जी है जो तटीय ऊर्जा होती है। हॉटस्पॉट इसके होने के कारण क्या है कि एक लीडर बन जाता है क्लीन एनर्जी का। स्वच्छ ऊर्जा क्या होता है, रिन्यूएबल एनर्जी जो होते हैं वो क्लीन एनर्जी ही होते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हम और भी डेडिकेटेड हैं कि रेजिंग आवर रिन्यूएबल एनर्जी। अभी तो जैसे 57% दिखा रहा है, तो उसको बता रहा है कि हम कैपेसिटी ले जाएंगे 75% तक, 75% तक। एंड एक्सपेंडिंग ग्रीन कवर टू 33% ऑफ द स्टेट टोटल एरिया, मतलब 33% अपने राज्य के क्षेत्रफल को क्या करेंगे हम, ग्रीनरी करेंगे, मतलब कि जंगल पेड़ पौधे हैं, इस तरीके से ग्रीन एनवायरनमेंट बनाएंगे। ये भी डेडिकेशन है इनका, जो कि अच्छा है। तो ये हमने तमिलनाडु की चीज़ों को देखा। अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है एन अपॉर्चुनिटी टू रीथिंक इंडियाज पेंशन सिस्टम, और इसमें काफ़ी अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है क्योंकि इसके माध्यम से आप तीनों प्रकार के पेंशन सिस्टम को समझ सकते हैं। इन दिनों आपको पता है काफ़ी समय से पेंशन सिस्टम को लेकर मीडिया में, अखबारों में न्यूज़ बना रहा है, तो हम इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। 3 प्रकार के यहाँ पर जो ऑथर है उन्होंने बताया कि 3 प्रकार के पेंशन सिस्टम पर बात हो रही है। हम एक एक करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप 3 मेजर स्कीम्स। पहले बताया है कि ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, आप सुनते होंगे ओपीएस, एनपीएस, यूपीएस। यूपीएस तो बस जस्ट बिल्कुल करंट से ही जुड़ा हुआ है, तो आपको ध्यान ही रखना है यार हमने। तो ओल्ड पेंशन स्कीम, फिर न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस, फिर अभी आया प्रपोज प्रस्तावित है यूनिफाइड पेंशन स्कीम मतलब यूपीएस। अब इसमें क्या क्या है, इनके फीचर आप हल्के हल्के ध्यान रखेंगे, इनकी क्या विशेषता है, इसमें क्या था कैसे था, तो आप एग्जाम में आसानी से हैंडल कर पाएंगे। जैसे देखिए बताया गया ईच स्कीम जो है इम्पैक्ट्स रिटायरीज, मतलब जो कहते हैं कि रिटायरमेंट जिनको हो जाता है सरकारी सेवा से, जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, हाँ सेवानिवृत्त कह सकते हैं आप। ईच स्कीम जो है इम्पैक्ट सेवानिवृत्त इन डिफरेंट वेज, मतलब अलग अलग सेवानिवृत्त व्यक्तियों पर अलग अलग स्कीम जो है अलग अलग तरीके से प्रभाव डालती है। जैसे कि विद द ओपीएस ऑफन बीइंग व्यूड एज अ मोर सिक्योर सिस्टम कंपेयर टू द एनपीएस। जो ओपीएस था यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम, उसको माना जाता था अधिक सिक्योर, मोर सिक्योर सिस्टम था वो, किसकी तुलना में, एनपीएस की तुलना में। ये सब बातें यहाँ पर हमने देखी। अब यहाँ पर देखते हैं कि ऑथर क्या कह रहा है। ऑथर कह रहे हैं कि जो ओपीएस था वो 2004 से पहले अच्छे से चलता था, उससे पहले ही ज़्यादा लागू था, गारंटी देता था एक प्रकार से क्या, डिफाइंड बेनिफिट पेंशन टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ठीक है, इसमें क्या होता था कि जैसे मैं ऐसे ही समझा दूं आपको, तो इसमें ऐसा होता था प्रावधान कि आपकी जो अंतिम सैलरी होती थी उसके आधार पर कुछ प्रतिशत पर यह निर्धारित हो जाता था कि आपको कितना पेंशन मिलेगा आपके सेवानिवृत्ति होने के बाद, आपके रिटायरमेंट के बाद। तो ये निर्धारित था और फिक्स होता था, इसलिए व्यक्ति को कोई खतरा
इस पर नहीं होता था कि कभी पैसे कम आएंगे कभी ज़्यादा आएंगे, वो फिक्स होता था, तो व्यक्ति अपना सोशली सिक्योर होता था। ये था ओपीएस के अंतर्गत। एनपीएस में क्या हुआ कि उसको बाजार आधारित मतलब मार्केट से लिंक कर दिया गया पेंशन सिस्टम को, कि अगर मार्केट चढ़ रहा है तो व्यक्ति को पेंशन भी अधिक मिलेगा, और मार्केट गिर रहा है तो व्यक्ति को, मतलब इकोनॉमी गिर रही है तो व्यक्ति को पेंशन भी क्या होगा, कम मिलेगा। तो ये क्या होगा, इनसिक्योर हो गया। तो यही बात यहाँ पर ऑथर द्वारा समझाई गई है, हम देखेंगे इसको आगे। देखिए जैसे बताया कि इस सिस्टम में ओपीएस में क्या होता था कि पेंशन अमाउंट वाज फिक्स्ड। आप देख सकते हैं पेंशन अमाउंट वाज फिक्स्ड, ठीक है, एंड डिटरमाइंड बाय द लास्ट ड्राउन सैलरी। जो भी आपने लास्ट बार सैलरी निकाली थी अपने रिटायरमेंट से पहले, उसके आधार पर ये निर्धारित होती थी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। एंड द गवर्नमेंट वाज सोलेली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसबर्सिंग द पेंशन। मतलब जो सरकार होती थी वो अकेली जिम्मेदार अथॉरिटी होती थी पेंशन को देने के लिए, ठीक है, क्योंकि सरकार के ऊपर जिम्मेदारी पे आता था, ठीक है, कि उनको पेंशन देना और फिक्स देना होता था। तो ओपीएस क्या प्रोवाइड करता था, यहाँ पर देख सकते हैं कि ओपीएस प्रोवाइडेड स्टेबिलिटी, मतलब स्थिरता, और इंश्योर करता था जो सेवानिवृत्त व्यक्ति होते थे उनको एनी फाइनेंशियल मार्केट रिस्क, जो भी वित्तीय बाजार में जो भी उतार चढ़ाव आ रहा है उस रिस्क से क्या करता था, मुक्त करता था ओपीएस। तो आपने देखा कि ओपीएस का ये सिस्टम था। तो ओपीएस की ये खासियत थी, आप ध्यान रखेंगे, उसमें फिक्स होता था, मार्केट का कोई भी उसमें हस्तक्षेप नहीं होता था और स्टेबिलिटी रहती थी। 2004 के बाद बताया गया है कि 2004 के बाद जो है ओपीएस की जगह एक और सिस्टम आया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिप्लेस्ड द ओपीएस विद द न्यू पेंशन स्कीम, ठीक है, उन्होंने न्यू पेंशन स्कीम लाया। अब देखिए वो ओल्ड पेंशन स्कीम था, ये न्यू पेंशन स्कीम आया। इसमें क्या हुआ, एक शिफ्ट देखा गया। किस तरीके का शिफ्ट था ये, डिफाइंड बेनिफिट मॉडल, जो लाभ मिलता था पेंशनर को, जो रिटायरमेंट ही होते थे उनको बेनिफिट मिलता था, उसकी तुलना में अब क्या हो गया, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन मॉडल ले आया गया। मतलब कि पहले उनको लाभ के मॉडल से ले जाकर अब कहाँ ले गया, योगदान मॉडल। अब वो जितना योगदान देंगे उसके आधार पर पेंशन तय होगा। इस तरीके की बात कर दिया एनपीएस के अंतर्गत। इन्होंने बताया कि जब एम्प्लॉय जो है द गवर्नमेंट कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड एज अ पेंशन फंड। अब एक पेंशन फंड बना जिसमें गवर्नमेंट भी अपना योगदान दे रही है, एम्प्लॉय भी अपना योगदान दे रही है, विच वाज देन इन्वेस्टेड इन फाइनेंशियल मार्केट। अब जो भी योगदान हुआ इस फंड के अंतर्गत, इसको कहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा, वित्तीय मार्केट में, ठीक है। इनका वित्तीय मार्केट मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर आप इनका यूज करेंगे, और उसमें ये फाइनेंशियल मार्केट में लगने का मतलब है ये इकोनॉमी में चली गई अभी पैसे। अब इकोनॉमी जैसे बूस्ट करेगी, या मान लीजिए शेयर मार्केट में ही चला गया, अब शेयर मार्केट बूस्ट करेगा तो पैसा भी लाभ ज़्यादा मिलेगा, गिरेगा तो नुकसान भी होगा। तो अब क्या हो गया कि जो व्यक्ति अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है अपने पेंशन के लिए, और सरकार भी उसमें योगदान दे रही है, और उसका फिर मार्केट में लगा दिया जा रहा है, इन्वेस्ट कर दिया जा रहा है, तो वो रिस्की हो गया क्योंकि मार्केट बेस्ड हो गया अब। तो यहाँ पर यही ऑथर कहना चाह रहे हैं कि इसमें क्या निर्धारित हो रहा है, परफॉर्मेंस ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट मीनिंग रिटायरीज इनकम्स आर नाउ सब्जेक्ट टू द फ्लक्चुएशन ऑफ मार्केट फोर्सेस। देख रहे हैं आप, यानी कि अब रिटायरी जो सेवानिवृत्त व्यक्ति है उसकी जो इनकम्स है वो किस पर आधारित हो गई, जो भी मार्केट जो है ऊपर नीचे करेगा उसके आधार पर तय हो गया। यानी कि इसने क्या कर दिया, रिड्यूस स्टेट इन्वॉल्वमेंट। स्टेट इन्वॉल्व मतलब राज्य, जैसे आपने देखा था ना पहले सरकार ही अकेली भागीदार होती थी, अब वैसा नहीं रहा है ना, रिड्यूस कर दिया स्टेट के इन्वॉल्वमेंट को। इन वेलफेयर प्रोविजन मतलब जो कल्याणकारी प्रावधान होते थे उसमें अब राज्य को पीछे कर दिया। एंड ट्रांसफर रिस्क टू इंडिविजुअल, रिस्क किस पे डाल दिया, जो व्यक्तिगत व्यक्ति है, केवल इंडिविजुअल है, उसके ऊपर अब सारा रिस्क आ गया, क्योंकि वो अब न्यू पेंशन स्कीम के तहत आ चुका है। तो द एनपीएस लेफ्ट रिटायरीज वल्नरेबल टू मार्केट वॉलेटिलिटी। बताया गया कि जो एनपीएस के अंतर्गत होते हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा सुभेद्य हो जाते हैं, वल्नरेबल हो जाते हैं, मार्केट के वॉलेटिलिटी पे टिके होते हैं कि मार्केट कब चढ़ रहा है कब गिर रहा है, और इसके कारण क्या, इफेक्टिवली प्लेसिंग देयर फ्यूचर एट द मर्सी ऑफ स्पेकुलेटिव मार्केट। मतलब वो मार्केट की दया पर निर्भर हो जाते हैं एक प्रकार से, जो कि ठीक नहीं। ऑथर तो विरोध कर रहे हैं इसका एनपीएस सिस्टम का। ओपीएस सबसे बेस्ट सिस्टम मानते हैं ये भी। अब देखते हैं इसको आगे। फिर बताया कि ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इकोनॉमिक डाउन टर्न, इन्होंने बताया कि जब इकोनॉमिक व्यवस्था गिरती है, डाउन टर्न होती है, तो रिटायरी में फेस रिड्यूस रिटर्न, उनको कम रिटर्न मिलेगा। अंडरमाइनिंग देयर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, भी उनका खतरा में पड़ जाएगा। तो ये सब दिखाया गया कि इकोनॉमिक्स जो है हमारी स्टेबिलिटी नहीं होती है। एग्जाम्पल भी दिया गया 2008 का, जब फाइनेंशियल क्राइसिस, आपको पता है आर्थिक महामंदी आई थी, कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान देखा गया। इन चीज़ों को देखते हुए सरकार जो है वेलफेयर स्कीम से हाथ नहीं खींच सकती है, यहाँ बताया गया। अब जो है जब एनपीएस पे काफ़ी विवाद हुआ, क्रिटिसाइज हुआ, तो एक नया स्कीम की बात की गई, यहाँ पे देख सकते हो द यूपीएस, ठीक है,
यहाँ पर आपने शुरुआत में भी देखा था यूपीएस, हमने 3 प्रकार की स्कीम पढ़ी थी, तो उसमें आपने यहाँ पर देखिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ठीक है, यूपीएस। अब इसको क्या है कि अभी हाल में ही ये प्रपोज हुआ है और ये नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा लाया गया है। तो इसमें बताया गया इसमें क्या बात है, इसमें कहा गया है कि इमर्ज इन द कॉन्टेक्स्ट एज एन अटेम्प्ट टू प्रोवाइड यूनिवर्सल पेंशन वाइल बैलेंसिंग स्टेट इन्वॉल्वमेंट एंड मार्केट पार्टिसिपेशन। मतलब इसमें बैलेंस करने की कोशिश की गई है कि बाजार और जो स्टेट का इन्वॉल्वमेंट था उसको संतुलित करने का प्रयास किया गया। लेकिन ऑथर यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा भी नहीं है, हमें पूरी तरह से देख के आगे बढ़ना होगा। क्रिटिक्स हैव ऑलरेडी पॉइंटेड आउट दैट द यूपीएस प्रोमिसेस रिटायरमेंट पे आउट्स बट ऑफर रिड्यूस रिटर्न कंपेयर टू द ओपीएस। यहाँ बता रहे हैं कि जो क्रिटिक्स है, जो आलोचक है यूपीएस को, ये कह रहे हैं कि कितना भी यूपीएस ये दावा कर ले कि रिटायरमेंट में जो भी वो भुगतान करेगा वो बैलेंस होगा, वो हमेशा ओपीएस से कम होगा। यहाँ पे आप देख लो, बट ऑफर्स रिड्यूस रिटर्न्स कंपेयर टू द ओपीएस। तो यानी कि ओपीएस ही सबसे बेस्ट था फिर ऑथर के हिसाब से, क्योंकि इसमें यूपीएस में भी आपको ओपीएस की बराबर सिक्योरिटी भी नहीं है और उतना रिटर्न्स भी नहीं है। एंड एक्सपोज रिटायरीज टू द रिस्क ऑफ अनसर्टेन एंड मार्केट बेस्ड एसेट। मतलब मार्केट बेस्ड एसेट से बहुत हद तक सिक्योर नहीं कर पा रहा यूपीएस, ऐसा कहा गया। द रिक्वायरमेंट क्या है, क्या इन्होंने बताया कि इसके अंदर एक रिक्वायरमेंट भी है कि 25 ईयर ऑफ सर्विस फॉर अ फुल पेंशन इज अ डिसएडवांटेज फॉर दोज हु जॉइन लेट। मतलब कि इसमें 25 साल तक पूर्ण सेवा करी गई हो, ठीक है, 25 साल तक कोई व्यक्ति पूर्ण सेवा कर रहा है अपनी सर्विस में, तब जाके उसको फुल पेंशन के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। और जो लेट आएगा उसके लिए तो डिसएडवांटेज है, एक तो उसकी पेंशन लेट मिलेगी, ऊपर से उसको फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का खतरा है। तो ये सब इसकी कुछ कमियां हैं यूपीएस सिस्टम की, जिसको बताया गया ऑथर ने कि इनको दूर करे तो ज़्यादा बेटर है। आप देख सकते हैं कि इस स्कीम में केवल और केवल केंद्र सरकार के जो एम्प्लॉई है उनको शामिल करने की बात की है यूपीएस में। तो ये भी बताया गया कि इससे तो क्या होगा कि बहुत सारे पब्लिक सेक्टर के जो वर्कर है जैसे टीचर एंड मैं डिसइंसेंटिवाइज फर्दर पे कमीशन। मतलब इससे क्या होगा कि आने वाले जो अगले पे आयोग होता है, वेतन आयोग, वो भी क्या होगा, हतोत्साहित होगा इस प्रकार से, और केवल केंद्र के ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ना शामिल किया जाए बल्कि सबको शामिल किया जाए, ये भी इन्होंने बताया। फिर साथ में बताया कि वाइल द यूपीएस ऑफर अ यूनिवर्सल फ्रेमवर्क इट स्ट्रक्चर शुड इनकॉर्पोरेट सेफगार्ड अगेंस्ट मार्केट फ्लक्चुएशन। ये मार्केट के फ्लक्चुएशन से कोई सिक्योर नहीं कर रहा है उतना, पॉसिबली बाय प्रोवाइडिंग मिनिमम गारंटीड पेंशन सिमिलर टू द ओपीएस। इन्होंने बताया कि अगर इसको मार्केट से वो करना है तो कर सकते हैं, लेकिन साथ में हमें पॉसिबली क्या ध्यान देना चाहिए, बाई प्रोवाइडिंग अ मिनिमम गारंटी पेंशन, ठीक है ना, एमजीपी कह सकते हैं, जैसे एमएसपी होता था ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वैसे ही मिनिमम गारंटीड पेंशन को क्या कर देना चाहिए, सिमिलर टू जो ओपीएस से पहले ओपीएस वाले था उसके तहत ही मिलाकर हमें एक मिनिमम गारंटीड पेंशन फिक्स कर देना चाहिए कि अगर मार्केट फ्लक्चुएशन बहुत नीचे चला जाता है तो इससे कम तो पेंशन नहीं ही मिलेगा। तो ऑथर यहाँ पे एक अच्छा सुझाव दे रहे हैं कि कम से कम ये भी लागू किया जा सकता है ताकि लोग यूपीएस को भी बेहतर समझ के आगे बढ़ सके। फिर बताया यूपीएस मस्ट ब्रोडन इट्स स्कोप टू प्रोवाइड पेंशन सिक्योरिटी टू ऑल सिटीजन। पता है कि यूपीएस जो है उसको सभी नागरिकों तक होना चाहिए, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट तक नहीं, नॉट जस्ट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अलाइनिंग विद द ब्रोडर रिटर्न ऑफ वेलफेयरिज्म इट्स गेनिंग मोमेंटम ग्लोबली। उन्होंने बताया कि जो अभी देखा जा रहा है कि ग्लोबल लेवल पे कल्याणवाद की जो ये भावना बढ़ती जा रही है, तो इसको इसी के मद्देनजर हमें सब तक ही इस स्कीम को फैलाने का प्रयास करना चाहिए, बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, ना कि केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय तक। ऑथर कह रहे हैं यहाँ पे फिर लास्ट में जो हम देख रहे हैं, ऑथर कह रहे हैं कि द यूपीएस इज प्रॉपरली रिस्ट्रक्चर्ड। अगर यूपीएस को प्रॉपरली रिस्ट्रक्चर करके सही से बनाया गया तो ये एक इम्पोर्टेंट टूल बन सकता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने में, जो भी सेवानिवृत्त होते हैं, या एड्रेसिंग द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द एनपीएस। मतलब जो भी कमियां हैं एनपीएस की, मतलब न्यू पेंशन स्कीम में जो आपने कमियां देखी थी, मार्केट रिस्क वगैरह, इन सबको दूर किया जा सकता है अगर इसको सही से रिस्ट्रक्चर किया जाए तो। और ये क्या करेगा, इंश्योर दैट इंडिया रिटायरीज आर नॉट लेफ्ट टू द मर्सी। मतलब ये जो भारत में जो सेवानिवृत्त लोग हैं उनको मार्केट बल के दया पर नहीं छोड़ेगा, बट आर सपोर्टेड बाय अ रोबस्ट वेलफेयर स्कीम सिस्टम। मतलब बल्कि ये एक सपोर्ट करेगा। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पर 3 प्रकार की हमने पेंशन स्कीम्स को देखा, इन पर चर्चा चल रहा है अभी। और ओल्ड पेंशन स्कीम देखा आपने, न्यू पेंशन स्कीम देखा, और लास्ट में यूनिफाइड पेंशन स्कीम देखा, यूपीएस। तो आप पेंशन से रिलेटेड तीनों चीज़ों को समझ गए होंगे और उसमें क्या कमियां हैं, क्या सुधार किए जाने चाहिए, ये सारे मुद्दे आपने देख लिया होगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, इंडिया ग्रोथ
इसमें आर्टिकल में बेसिकली क्वेश्चनेयर की तरह बात हुई है। तो यहाँ पर ऑथर क्वेश्चन पूछते हैं, फिर आंसर बताते हैं। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट था वो हमने हाईलाइट कर लिया है पहले ही, कि बताया गया कि ऑथर ने मेनली बता रहे कि बहुत ही अच्छा ग्रोथ कर रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया, जो कोविड के बाद से, महामारी के बाद से, जो कि काफ़ी सरप्राइज है, ये सब बताया। फिर इन्होंने बताया कि 2023-24 के दौरान क्या हुआ कि कंट्री का जो वृद्धि दर था वो 8.2% था। द फास्टेस्ट अमंग मेजर इकोनॉमी, मतलब मुख्य प्रमुख इकोनॉमी जो अर्थव्यवस्था है उसमें हम बहुत ही फास्टेस्ट इकोनॉमी है। 8.2% की दर से बढ़ रहे हैं, देश का विकास हो रहा है, ये सब ऑथर ने बताया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा के शेप पर आया है, जिससे आप भी समझ सकते हैं के शेप इकोनॉमी क्या होता है, वी शेप इकोनॉमी क्या होता है, यू शेप इकोनॉमी क्या होता है। तो आपको समझने का मौका मिला। इट इज नाउ मोर और लेस एक्सेप्टेड दैट इंडिया ग्रोथ स्टोरी, कहा जा रहा है कि कम या ज़्यादा, कुल मिलाकर ये तो लोग मानते ही हैं कि जो भारत का विकास दर या वृद्धि हो रही है वो के शेप्ड है। अब के शेप्ड क्या होता है? तो के शेप्ड ऐसे समझिए कि किसी भी देश की जब अर्थव्यवस्था बढ़ रही होती है, वृद्धि कर रही होती है, तो उसका प्रभाव ना अलग अलग वर्गों पे अलग अलग तरीके से पड़ रहा है। जैसे वर्ग का मतलब, क्लास का मतलब, मान लीजिए जैसे ये क्या है, ये बिजनेस क्लास के लोग हैं, और हाई हाई मतलब काफ़ी अमीर है, रिच लोग हैं, और ये ठीक है, और ये जो है समझ लीजिए कि ये पुअर लोग है, या फिर इसमें लो मीडियम वाले लोग हैं, या फिर इसमें छोटे व्यापारी है, छोटे उद्यमी लोग हैं। ठीक है, इसमें क्या है, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, बड़े बड़े व्यापारी है, अमीर लोग हैं। ठीक है, अब बताया गया कि के शेप्ड इकोनॉमी क्या दिखाता है कि इसमें जब हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ी तो अर्थव्यवस्था का आकार बड़ा हुआ, तो इसका लाभ मिलना चाहिए बराबर बराबर दोनों को, पर ऐसा नहीं हुआ। क्या हो गया कि जब अर्थव्यवस्था बड़ी हुई तो जो अमीर वर्ग था, जो ज़्यादा बड़े बिजनेस क्लास थे, उनका लाभ ज़्यादा हुआ, वो ज़्यादा तेजी से और आगे बढ़ गए, मतलब अमीर और अमीर हो गया। और ये जो गरीब है, या तो इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, या तो इनको कोई लाभ मिला ही नहीं, और अगर इनको कुछ हुआ तो उल्टा नुकसान ही हुआ है, और इनको क्या हो गया कि ये और भी नीचे ही गिर गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये के शेप इकोनॉमी का जो आप ये के देख रहे हैं, ये ऊपर वाला जो दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि अमीर वर्ग जो होता है, अमीर हाई बिजनेस क्लास जो होता है, वो तो इकोनॉमी के ग्रोथ से और फायदा लेता हुआ ऊपर चला जाता है, और जबकि जो दूसरा वर्ग होता है, गरीब वर्ग या फिर छोटे उद्यमी व्यापारी होते हैं, वो कोई लाभ नहीं ले पाते और ना ही उनका कोई विकास होता है, बल्कि वो और पिछड़ जाते हैं, यानी गरीब और गरीब हो जाता है और अमीर हो जाता है। तो इस तरीके की जो विकास दर चल रही है हमारी, आप समझ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। तो साथियों, आप के शेप समझ गए होंगे कि इकोनॉमी जो है एक साइड बढ़ता हुआ दिखा रहा है, एक वर्ग को तो बढ़ता हुआ दिखा रहा है, दूसरे वर्ग को घटता हुआ, या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपको ध्यान रखना है, इस तरीके की इकोनॉमी जो होती है वो के शेप इकोनॉमी होती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे के शेप इकोनॉमी। इसी प्रकार से वी शेप, यू शेप, आप समझ सकते हैं। इस इकोनॉमी के कई शेप होते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। आप के शेप इकोनॉमी समझ गए होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि जीडीपी ग्रोथ जो है करंटली जो हमारा चल रहा है वो मेनली किस पे लेड है? गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब भारत सरकार जो भी पूंजीगत खर्चा करती है। आपको पता है पूंजीगत खर्चा क्या होता है, जिसमें कि हम एसेट क्रिएट करते हैं, तो जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे करते हैं, रोड ब्रिज ये सब बनाते हैं, इस पर ही हमारी इकोनॉमी मेनली तेजी से वृद्धि कर रही है। देख सकते हैं मोस्टली रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर। बताया गया कि प्राइवेट सेक्टर भी इसमें शामिल है, ये ऑथर यहाँ पे बता रहे हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो करंटली जीडीपी ग्रोथ है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है उस पर ही ज़्यादा निर्भर है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। साथियों, यहाँ पर एक और अच्छा सा मैप के थ्रू समझने को मौका मिला है हमें, हम देख लेते हैं, क्योंकि इस एरिया से रिलेटेड हमेशा न्यूज़ में बना रहता है और अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है। यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस, हमेशा इस सेक्टर से पूछा गया है पहले भी। आप ध्यान रखेंगे जैसे स्पार्टली आइलैंड, स्कारबोरो शोल आइलैंड और पारासेल आइलैंड, इनका तो बेसिकली क्रोनोलॉजी भी आया था कि क्रम से लगाने का, कि नॉर्थ से साउथ। तो आप ध्यान रखेंगे पार्सल सबसे ऊपर है, स्कारबोरो शोल है, फिर स्पार्टली है। ठीक है, ये तीन आइलैंड बहुत ही मेन है। और दूसरी बात है, ये आप लाइन देख रहे होंगे, इस लाइन के बीच में एक देखिए कि यहाँ पर एक डॉट है, कि यहाँ पर डैश है, कि यहाँ पर डैश है। इस तरीके से तीन हो गए, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। ये क्या है? चाइना का 9 डैश लाइन बोलते हैं, मैरीटाइम क्लेम, मतलब वो दावा करता है। अब ये जो देख रहे हैं ये कंट्री, ये चाइना है ऊपर में। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये वियतनाम का एरिया है, ठीक है, और ये गल्फ ऑफ टोंकिन है, आप ध्यान रखेंगे। ये ताइवान है, ये हांगकांग का क्षेत्र है,
ठीक है। तो चाइना जो है ना, इतने बड़े ये मैरीटाइम एरिया जो साउथ चाइना सी का है, इस पर क्लेम करता है। ठीक है, किस पर क्लेम करता है आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा 9 डैश लाइन उसने खुद बना रखी है कि ये जो डैश लाइन है इसके अंतर्गत सारी चीजें क्या है, चाइना का आता है। जैसे आप देख सकते हैं दोबारा से, ये जो लाइन है पूरी की पूरी, ये क्या है, 9 डैश लाइन बोलता है इसको चाइना, और इसके अंतर्गत आने वाली ये सारी चीजें जो है, ये सब इसके अंदर क्या है, ऑयल एंड गैस रिजर्व से, इस पर सब दावा करता है चाइना। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर साउथ चाइना सी में आने वाले कुछ आइलैंड है, पैरासेल आइलैंड, स्कारबोरोसोल आइलैंड और यहाँ पे स्पार्टली आइलैंड। इसके आसपास के कंट्री जैसे फिलीपींस है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे मलेशिया, यहाँ पे ब्रुनेई, यहाँ पे वियतनाम, यहाँ पे ताइवान, ये सब आपको ध्यान रखना। और साउथ चाइना सी पे कौन क्लेम करता है, चाइना क्लेम कर रहा है, और कब से कर रहा है, बहुत समय हो गया है, विवादित डिस्प्यूटेड एरिया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, थीटू आइलैंड है यहाँ पर जितने भी आइलैंड है, कोई कभी फिलीपींस इस पर दावा करता है, कभी चाइना करता है, पैरासेल पे कभी कोई करेगा, तो इसलिए ये आइलैंड विवादित रहते हैं और न्यूज में बने रहते हैं। आपको ध्यान रखना, साउथ चाइना सी जो है चाइना के साउथ में है, एक ईस्ट चाइना सी भी है, वो ऊपर है, जापान और चीन के पास ही पड़ता है इस तरफ में, तो आप वो भी देख सकते हैं मैप खोलकर। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये टंग के शेप का दिखाई देता है, यानी कि जीभ के आकार का दिखाई देता है। ठीक है, साउथ चाइना सी आप एटलस में खोलकर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हम न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। साथ ही यहाँ पे डीआरडीओ से रिलेटेड न्यूज आया है कि डीआरडीओ जो है अपना 1 लाख करोड़ का जो फंड है उसको खर्च करेगा किस पर, वो डीप टेक्नोलॉजी रिसर्च फॉर मिलिट्री यूज, मिलिट्री में जो यूज आने वाली जो टेक्नोलॉजी है, काफ़ी गहन टेक्नोलॉजी, उस पर रिसर्च करने के लिए वो खर्च करने का प्लान बना रहा है। तो इस तरीके की छोटी सी न्यूज है। एक और जो हमारे काम का है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईयू के कई रूल आ रहे हैं, हमने इससे पहले भी एक और रूल देखा था जिसमें रबर से रिलेटेड थे, तो उसमें भी हमने देखा था। अब ये नया रूल एक और है जो 30 दिसंबर से बताया जा रहा है कि लागू हो सकता है। तो ईयू का क्या है, डिफॉरेस्टेशन रूल, मतलब कि वन नहीं काटने को लेकर है, निर्वनीकरण से संबंधित है कि अगर कोई प्रोडक्ट अगर यूरोपियन यूनियन को बेचा जा रहा है तो उसमें कोई पेड़ या जंगल को काटा तो नहीं गया है, कुछ एनवायरनमेंट को नुकसान तो नहीं पहुंचाया गया है। अगर ऐसा पहुंचाया गया है तो हो सकता है यूरोपियन यूनियन जो है वो डील कैंसिल कर सकता है। तो यहाँ पर मेनली हम समझ सकते हैं कि ये जो यूडीआर जो रूल आया है, अक्सर पूछे जाते रहे हैं, यूपीएससी तो फेवरेट है उसका, पूछा जाता रहा है कि इसमें से ये रूल किसके द्वारा लाया गया है, वहाँ पर सार्क अलग अलग एशियन ग्रुपिंग का नाम दे देगा। तो आपको ध्यान रखिए, यूरोपियन यूनियन का है ये डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन। इसमें क्या है कि रिक्वायर्स एक्सपोर्टर, जो भी निर्याता है, कि वो आइडेंटिफाइड आइटम्स टू प्रूव दैट द प्रोडक्ट डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम रिसेंटली डिफॉरेस्टेड लैंड, मतलब हाल ही में जिसका वनों को कटाई वहां से ये उत्पादित नहीं हुआ हो, इसका प्रूफ बताना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और ये 4 दिसंबर 31 से लागू है। तो इन्वॉल्व फॉरेस्ट डिग्रेडेशन योर ब्रीच लोकल एनवायरमेंटल एंड सोशल लॉज, मतलब सामाजिक नियम जो है और एनवायरमेंटल या फिर कोई ब्रीच ऐसा कुछ उल्लंघन ना करता हो। इट इज एम्ड, ये लक्ष्य क्या है, यूरोपियन यूनियन का एक अपना लक्ष्य है, यू इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को कम करना है, जो वनों का क्षणीकरण है या फिर निर्वनीकरण है, इस तरीके इसको घटाने का लक्ष्य रखा है ईयू ने। तो इस उद्देश्य से उन्होंने अपना ये एक रेगुलेशन लाया, तो इनको ध्यान रखेंगे कि ईयू का है ये डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन एक्ट। नेक्स्ट साथियों हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सूडान में आपको पता है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर गृह युद्ध की स्थिति है, अंदर जो भी मिलिट्री ग्रुप है वो आपस में लड़ रहे हैं। तो सूडान इन दिनों न्यूज बना हुआ है, महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चाइना ने अभी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का जो परीक्षण किया था, ICBM बोलते हैं इसको, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अभी चाइना ने किया, ये बताया जा रहा है, एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इंटरनेशनल वाटर में चाइना बहुत कम करता था, इस बार पैसिफिक में उसने किया है ये परीक्षण। तो ये कहीं ना कहीं किस दिखाना चाहता है, जो वेस्टर्न और यूनाइटेड स्टेट के जो कंट्री है उनको दिखाना चाहता है, और वार्निंग दिखाना चाहता है, और अपनी क्षमता भी, मतलब एक प्रकार से चेतावनी भी दे रहा है। हमें बस ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में किस कंट्री ने ICBM परीक्षण किया है, तो वो चाइना ने किया है। इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब ये कि अंतर महाद्वीपीय है, मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में हो सकता है। आपको पता होगा, अभी हमने कल परसों की न्यूज में ही बताया था कि जो थाईलैंड है वो साउथ ईस्ट एशिया का पहला कंट्री हो गया जिसने कि सेम सेक्स मैरिज को पास कर दिया है, मतलब अप्रूवल दे दिया है। तो उसी से रिलेटेड है ये, दोबारा से आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।